एड्रिनल इंसफिशियंसी। एड्रिनल इंसफिशियंसी टू टाइप्स की हो सकती है। इट कैन बी प्राइमरी एंड इट कैन बी सेकेंडरी। प्राइमरी में एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब एड्रिनल ग्लैंड डैमेज होगा तो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स बनते हैं। 3 हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स से बनते हैं। कॉर्टेक्स में आउटर लेयर इज़ द ग्लोमेरुलोसा, मिडल इज़ द fasciculata एंड इनर इज़ रेटिकुलरिस। इन तीनों से डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं। इनको हम GFR निमोनिक से याद रख सकते हैं। ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन बनता है, फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल एंड रेटिकुलरिस से एंड्रोजन। तो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी में एड्रिनल ग्लैंड के डैमेज की वजह से ये तीनों हार्मोन्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। आल्दो के जो ACTH स्टिमुलस है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड ही डैमेज हो गया, इस वजह से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते। कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड को डैमेज करती है? TB की वजह से एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो सकता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड HIV या एड्स के पेशेंट्स में एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो सकता है। या अगर बायलैटरल एड्रिनलेक्टमी करते हैं तो उसमें एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब अगर ग्लोमेरुलोसा डैमेज होगा तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। एल्डोस्टेरॉन के क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं? ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी में उसके लेवल को इंक्रीज़ करता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है, इसके लेवल को बॉडी में कम करता है एल्डोस्टेरॉन। और जब सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा साथ वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा, सो फ्लूइड लेवल भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंट हो बिकॉज ऑफ डैमेज टू द ग्लोमेरुलोसा तो सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। सोडियम कम हो जाएगा, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा और हाइपोवॉलीमिया होगा। दैट में लीड्स टू हाइपोटेंशन। अगर फेसिकुलेटर डैमेज होगा तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। कॉर्टिसोल के जो फंक्शंस हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिनेरियो इससे आता है, इसका बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसके क्लिनिकल फीचर्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। खास तौर पे कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। तो इस डेफिशिएंसी की साइन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, इंक्रीज़ करता है बेसिकली बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा ये सेम यही वाले काम भी करता है, सोडियम के लेवल को भी इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा कैल्शियम को कम करता है। तो जब भी कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन टू फेसिकुलेटा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, सोडियम भी कम हो जाएगी और कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। सोडियम कम होने की वजह से इनमें ऑर्थो पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। मीन के पोस्चर चेंज, बैठे हुए खड़े होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ये भी सिनेरियो में बताते हैं कि पोस्चरल हाइपोटेंशन है पेशेंट को। ठीक है, अब जब भी कॉर्टिसोल कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो एज ए रिजल्ट पिट्यूटरी ओवर एक्टिव हो जाएगा। बिकॉज ऑफ फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के कॉर्टिसोल कम तो पिट्यूटरी से ACTH ज़्यादा सेक्रेट होता है। लेकिन जब भी कॉर्टिसोल कम होगा तो पिट्यूटरी से बेसिकली सिर्फ ACTH नहीं आता, एक फैक्टर आता है प्रोपियो मेलानोकॉर्टिन। ठीक है, अब ये ना सिर्फ ACTH का स्टिमुलस देता है बल्कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसी से ही बनता है। दैट लीड्स टू हाइपर पिगमेंटेशन। इस वजह से जब कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से ना सिर्फ ACTH बल्कि पिगमेंटेशन का स्टिमुलस भी आता है। ठीक है, इसके अलावा रेटिकुलरिस डैमेज होता है तो एंड्रोजन्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। एंड्रोजन्स नॉर्मली इनका फीमेल्स में ज़्यादा रोल होता है। मेल के एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरॉन इज़ प्रीडोमिनेंट ऑन दीज एंड्रोजन्स। फीमेल के अंदर चूँकि और एंड्रोजन्स होते नहीं हैं, मीन कोई भी टेस्टोस्टेरॉन, तो इसलिए उनके अंदर एंड्रोजन का बेसिक रोल होता है प्यूबिक एक्सिलरी हेयर और लिबिडो के लिए। ठीक है, अगर ये डेफिशिएंट होगा तो जितने भी हेयर हैं प्यूबिक या एक्सिलरी हेयर वो डेफिशिएंट होंगे। अच्छा, ये जो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी है इनमें खास तौर पे फेसिकुलेटा और ग्लोमेरुलोसा इन दोनों का डैमेज होता है, बट रेटिकुलरिस कैन आल्सो डैमेज इन सिवियर केसेस। एडिसन्स डिजीज़ को हम डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं? ये इसका डायग्नोसिस बहुत दफ़ा पूछे हुए हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट, कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर्स डैमेज हो जाती हैं। देन इसमें हम एक टेस्ट करते हैं ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, इसको हम कहते हैं शॉर्ट साइनेक्टिन टेस्ट। ठीक है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट था और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ऐसे ही UQs में पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम ACTH देते हैं। अगर तो पेशेंट में नॉर्मली कॉर्टिसोल का लेवल ACTH स्टिमुलस की वजह से बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर एड्रिनल ग्लैंड
डैमेज हो चुके हैं तो फिर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। इट मीन्स कि कंफर्म हो जाएगा दैट पेशेंट इज़ हैविंग एडिसन्स डिजीज़। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन कम हो जाए अगर तो जब भी एल्डोस्टेरोन कम होता है तो रीनिन एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड्रोजन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑटो एंटीबॉडीज़ भी हो सकते हैं बिकॉज दे कैन आल्सो डिस्ट्रॉय द एड्रिनल ग्लैंड। इमेजिंग करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की, उससे भी पता चल सकता है कि क्या पैथोलॉजी है। और जब भी, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ट्यूबरक्लोसिस है जो एड्रिनल ग्लैंड को डैमेज करता है, इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम टेस्ट करेंगे। और टीबी की वजह से एड्रिनल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। एडिसन्स डिजीज़ के पेशेंट को हम ट्रीट किस तरह से करते हैं, इनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस को रिप्लेस कर देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही हैं, ये भी यूक्यूज़ में पूछा हुआ है। देन एडिसोनियन क्राइसिस क्या है? क्राइसिस मीन के सीवियर एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स में बेसिकली कॉर्टिसोल डेफिशिएंट होता है, तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस में, एक्सरसाइज, इस तरह की कंडीशंस में ये रिलीज़ होता है। तो जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जिस तरह सर्जरी का या कोई ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल चाहिए होता है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी रीनल ग्लैंड डैमेज है, कॉर्टिसोल है नहीं, सो इट मे लीड्स टू क्राइसिस। क्राइसिस में बहुत सवेयर सारी सिम्टम्स जो ऊपर मैंने आपको बताई, वो सारी सिम्टम्स सवेयर हो जाती हैं, दैट पेशेंट लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ये ज़्यादातर तब होती है या तो सर्जरी या ट्रॉमा या वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड की ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एकदम से एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स डेफिशिएंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इसकी वजह से एडिसोनियन क्राइसिस होता है। एडिसोनियन क्राइसिस को मैनेज किस तरह से किया जाता है? एक तो हाइपोवॉलीमिया होता है, तो इसके लिए आईवी सलाइन देके वॉल्यूम को करेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम को एक दिन में 10 मिलीमोल से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, इसमें क्योंकि सवेयर है इसलिए आईवी फॉर्म में देंगे। जब पेशेंट कुछ हद तक रिकवर कर जाएगा फिर उसको हम लोगों ने ओरल पे शिफ्ट कर देना है। अदर एबनॉर्मेलिटीज़, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ग्लूकोज या डेक्सट्रोज देंगे। हाइपर कैलेमिया के लिए जब हम लोग वॉल्यूम रिप्लेस करेंगे तो वो उससे भी करेक्ट हो जाएगा। देन कॉज इन्फेक्शन है, सपोज अगर तो टीबी है तो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करेंगे, अगर कोई दूसरी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 4 बेसिक मैनेजमेंट एम्स होते हैं एडिसोनियन क्राइसिस के, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट को एड्रिनल एडिसन्स डिजीज़ है तो उसको हम लोग क्या एडवाइस करेंगे मेडिसिन देते हुए, कि आपने स्टेरॉयड की डोज मिनिमम रखनी है, ठीक है। अचानक से स्टेरॉयड को बंद नहीं कर देना इसकी मेडिसिन लेना, और बेहतर है कि पेशेंट को एक स्टेरॉयड कार्ड वेयर करना चाहिए ताकि जब भी वो हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर्स को पता हो कि पेशेंट ऑलरेडी स्टेरॉयड्स ले रहा है। ये एडवाइस ये भी यूक्यूज़ में पूछी हुई है। एडिसोनियन क्राइसिस का ये मैनेजमेंट भी पूछी हुई है। सिनेरियो इस तरह से आता है कि अगर एमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करे दैट इज़ एडिसोनियन क्राइसिस, लेकिन अगर वैसे किसी भी तरह प्रेजेंट करे तो दैट इज़ एडिसन्स डिजीज़। जब भी एडिसन्स डिजीज़ का पेशेंट प्रेजेंट करता है उसमें यूजुअली टीबी की हिस्ट्री होती भी है, नहीं भी होती। प्रेजेंट किस तरह से करता है? दैट पेशेंट इज़ हैविंग फीवर, एनोरेक्सिया, स्किन कलर चेंज एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं सिनेरियो के जिससे हमें एडिसन्स डिजीज़ का पता चलता है। एक तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या ये कहा होगा कि पेशेंट का बैठे हुए इतना ब्लड प्रेशर था, खड़े हुए इतना है, और स्किन कलर चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सिम्टम एमरजेंसी में हो तो उसको हम एड्रिनल क्राइसिस कहते हैं, फिर इसका मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, एडिसन्स का मैनेजमेंट डिफरेंट होगा।